ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को फटाफट से बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि 9:35 पर हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, आप और हम बात करेंगे। लेकिन तब तक फटाफट से बैक टू बैक कुछ खबरें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। बात जरा रोहिंग्या पनाहगुज़ीरों की करते हैं, जिन पनाहगुज़ीरों को लेकर पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त तरह तरह की बातें हो रही है। लेकिन आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर बड़ी कार्रवाई की गई थी और कुछ पनाहगुज़ीरों को वहां पर होल्डिंग सेंटर के अंदर भी रखा गया था। तो रोहिंग्या पनाहगुज़ीरों को मुल्क बदर करने का अमल शुरू हो गया है। सूबाई कमिश्नर जम्मू ने होल्डिंग सेंटर में सहूलियात का आज खुद लिया जायजा। गैरकानूनी पनाहगुज़ीरों के खिलाफ हालिया मुहिम में हिरासत में लिए गए 150 रोहिंग्या पनाहगुज़ीरों को अपने वतन वापस भेजने का अमल लगभग शुरू हो गया है। इन बातों का इंकिशाफ डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने हीरानगर में इन नजरबंदों के लिए कायम की गई होल्डिंग सेंटर के दौरान जरा अबलाग के साथ बात करते हुए कहा है। सूबाई कमीशन ने होल्डिंग सेंटर में मौजूद अफराद को फराहम की जाने वाली सहूलियात का आज खुद जायजा लिया। इंचार्ज होल्डिंग सेंटर ने डिविजनल कमिश्नर जम्मू को नजरबंदों की हैसियत और उनको फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाह किया, जिसमें बैनुल लिबास, टेलीफोन, इंटरनेट की सहूलियात और तिबी निगहदाश्त व तफरी की सहूलियात शामिल है। सूबाई कमिश्नर ने साफ कर दिया कि होल्डिंग सेंटर में जब तक ये लोग रहेंगे उन्हें बुनियादी सहूलियात हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि 24 घंटे बुनियादी सहूलियात रहे और सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त भी यहाँ पर रहे। आपको याद होगा कि जम्मू के अंदर एक क्रैकडाउन के दौरान तकरीबन 150 रोहिंग्या पनाहगुज़ीरों को होल्डिंग सेंटर के अंदर रखा गया था, और अब माना जा रहा कि कुछ और लोगों के लिए भी इस तरीके का अमल जो है वो किया जाएगा और अब इनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो सकता है। क्योंकि कल रात देर गए सूबाई कमिश्नर जम्मू ने सेंटर का आज खुद जायजा लिया हीरानगर के अंदर, और उसके बाद ये साफ कर दिया कि इन्हें वापस भेजा जा रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि फॉरेनर्स एक्ट जो है 1946 की शिक के मुताबिक गैर कानूनी तारीखी वतन को हुक्काम ने नोटिफाई पहले करना होता है, फिर होल्डिंग मराकज़ में रखना होता है, उसके बाद इस अमल का आगाज़ होता है। तो आप दो मरहले देख सकते हैं, होल्डिंग सेंटर भी है और उनकी निशानदेही भी कर दी गई है, और मरकज़ी वज़ारत दाखिला को वो सारी फ़हरिस्त भी दे दी गई है, जिसके बाद उन्हें डिपोर्ट करने का, वापस भेजने का अमल बहुत जल्द शुरू हो सकता है। इस बात की जानकारी जो है वो कल सूबाई कमिश्नर ने आज खुद दे दी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, और यह है मुल्क की सलामती के साथ जुड़ी हुई राफेल के बारे में, जहां पर कल हमने आपको बताया था कि तैयारे मजीद भारत पहुंच रहे हैं, और इस बीच दौरान शब एक और बैच फ्रांस से भारत पहुंच गया। यूएई के रास्ते मजीद राफेल का चौथा बैच होगा, ये जो भारत पहुंच चुका है, और कुल मिलाकर मुल्क के अंदर अब तक जो राफेल पहुंचे हैं इनकी तादाद 14 तक पहुंच गई है। देर रात जो कि राफेल का एक और बैच पहुंचा है, जिसके बाद भारतीय फिजाइया में मजीद ताकत होगी, इस तरह माना जा रहा है मुतलका हुकाम का, क्योंकि राफेल इस बार जो कि पिछली बार अंबाला में उतारे गए थे, इस बार राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस में उतरे हैं, और ये लड़ाकू विमान जो हैं अंबाला गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा रहेंगे, जहां पर 14 कुल मिलाकर तादाद हो गई है। और गुज़श्ता बरस से अब तक इन 14 में से 5 ऐसे खुसूसी तैयारे जिन्होंने भारत और चीन की सरहद पर मशकों में भी हिस्सा लिया था, उस वक्त यहां पर एक्सरसाइज हुई थी तीनों अफवाज की, तो उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था, क्योंकि भारत और चीन के दरमियान कशीदगी काफी ज्यादा उस वक्त थी। और इस बीच आपको बताते चले कि ये वो तस्वीरें जब देर रात राफेल भारत पहुंच गया है, नया बैच पहुंचा है। चलिए ये वो तस्वीरें हैं जो एक और बैच 3 और राफेल पहुंच चुके हैं भारत, और इस बीच कुल मिलाकर 14 यहां पर अब तादाद हो गई है। और खबर यह भी है कि यूएई के रास्ते मजीद 7 तैयारे अप्रैल के आखिरी हफ्ते में पहुंचेंगे, और कुल मिलाकर भारत के अंदर अब तक के जो तैयारे होंगे उनकी तादाद 21 तक पहुंच जाएगी। इनमें जो इस बार यूएई एयरबेस की मदद से इन्हें राफेल को भारत पहुंचाया गया है। बड़ी बात यह है कि जब इनको अंबाला एरो इस बार स्क्वाड्रन है उसमें शामिल किया जाएगा, और कुल मिलाकर इस वक्त तादाद 11 तक
14 तक पहुंच गई है और मजीद खबर यह कि अगले कुछ दिनों के अंदर या अप्रैल के इसी महीने में मजीद 7 से 8 तैयारे पहुंचेंगे और ये तादाद भारत के अंदर 21 तक पहुंच जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बात अब जरा सीएजी की रिपोर्ट्स का भी खुलासा आपके सामने पेश करते हैं, क्योंकि गुज़श्ता दिनों हम लगातार आपको बता रहे हैं 3-4 दिन से जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ महकमों के अंदर किस तरीके से कामकाज चला है, उसकी तफसीली रिपोर्ट जब ऐवान के सामने सीएजी की तरफ से रखी गई, कुछ सवालात थे, कुछ खदशात थे और क्या कुछ मजीद करने की जरूरत है, किन इकदामात को उठाने पर जोर दिया गया है, इसे लेकर एलएमडी के हवाले से यानी जम्मू कश्मीर के अंदर जो एक और इंपॉर्टेंट महकमा है जिसकी खिदमात काफी ज्यादा है, उसे लेकर भी सीएजी ने कुछ खुलासा किया है। और न सिर्फ अमले पर सवाल जम्मू कश्मीर में, बल्कि उसके साथ साथ एलएमडी को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर सीएजी की जो सालाना रिपोर्ट आई है उसमें एक और अहम खुलासा हुआ है। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, जिसे आप उर्फियाम में एलएमडी डिपार्टमेंट कहते हैं, वहाँ पर किस तरीके का निज़ाम है वो आपको इस बात का अंदाज़ा लग सकता है कि मरकज़ी हुकूमत की तरफ से 1.18 करोड़ 1.18 करोड़ रुपए की मशीनरी या 2 गाड़ियाँ जो है वो वहाँ पर भेजी गई, इसलिए ताकि एक जदीद निज़ाम के तहत जो वेट एंड ब्रिज का निज़ाम है उसे मज़ीद बेहतर बनाया जाए। और ये जो चीज़ें नहीं आई जम्मू कश्मीर के अंदर, ये काबिल इस्तेमाल ही नहीं हुई और जिसकी वजह से सीएजी ने बाद में सवाल उठाया है। फेलियर बताया गया है कि लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट एंगेज करने में हुआ ड्राइवर और ट्रेन स्टाफ, न तो ड्राइवर अपॉइंट किया और ना ही ट्रेन स्टाफ अपॉइंट किया फॉर ऑपरेशनिंग मोबाइल क्रेन, यानी एक मोबाइल क्रेन आई थी जिसके अंदर फिटेड था वेट एंड ब्रिज टेस्टिंग किट, और ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती थी। इंतज़ामिया अगर इसको फंक्शनल बनाती तो काफ़ी रेवेन्यू जो था वो इसको मिलता। और फिर सीएजी ने क्या कुछ कहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीएजी का मानना है कि एक गाड़ी जो है, एक मोबाइल क्रेन जो है वो रिसीव की गई 2008 में और मई 2010 तक उस पर काम नहीं किया गया। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ड्राइवर और ऑपरेटर था, जिसकी वजह से ये सारा मामला जो है नुकसान में चला गया। जिस उम्मीद के साथ 2008 में दिया गया था कि आप इससे पैसा कमाएंगे और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, गाड़ी लाई गई, पार्क की गई, स्टेशन की गई, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं किया गया। उसके बाद तकरीबन 8-9 महीने के बाद डेपुटेशन पर जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से एक ड्राइवर को लाया गया और एक गाड़ी को फंक्शनल बनाया गया, जबकि दूसरी गाड़ी एस्टेट जो दूसरी गाड़ी थी उसे पार्क किया गया दोबारा जम्मू के अंदर ही, और ये कहा गया कि जो हमारे इंडस्ट्रियल एस्टेट्स है वहाँ पर इतनी बड़ी गाड़ी नहीं जा सकती। और ये 8 के बाद 2011 में खत लिखा गया मरकज़ को, तो मरकज़ ने गाड़ी वापस बुलाई और छोटी गाड़ी दे दी। उसके बाद ये लग रहा था कि जो नई गाड़ी आई है अब इस पर काम होगा। हालात वही है जो पहले वाले मामले थे, न तो ड्राइवर अपॉइंट किया गया और ना ही टेक्निकल स्टाफ अपॉइंट किया गया, जिसकी वजह से 1.18 करोड़ रुपए की गाड़ियां जो है वो इस वक्त सड़ रही है एलएमडी डिपार्टमेंट के अंदर। और सीधी सी बात जो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है वो ये लिखा है कि तालमेल का फुकदान है और तालमेल के फुकदान की वजह से ही सूरत हाल इतनी अबतर इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नजर आ रही है। और मरकज जो जिस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करना चाहता था उसमें स्टेट ने तालमेल नहीं किया, जिसकी वजह से स्टेट को नुकसान हुआ और मरकज की तरफ से 1.18 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां भेजी गई, मशीनरी भेजी गई, वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुई। ये था जनाब हमारा वो डिपार्टमेंट जिसके जिम्मे ये काम है कि वो बाजार में जाकर सब चीज़ों को देखते हैं कि वेट ठीक है, पैकिंग ठीक है, रेट्स ठीक है, यानी आपकी और मेरी ज़िंदगी में जो एक अहम चीज़ है सौदा सलब बाजार का, वो सारा इनके मातहत रहता है। या जो वेट एंड मेजरमेंट है कि आपने 1 किलो का प्रमाण देखा होगा, जो जब आप वेट मेजरमेंट करते हैं
उसके नीचे एक सील हुआ करती थी एक ज़माने में, शायद अब वो सिस्टम ही ख़त्म हो गया, अब कोई देखता भी है नहीं देखता है। फिर डिजिटल में भी जो नया आया है उसका भी क्रॉस एंड चेक करता है LMD डिपार्टमेंट, लेकिन शायद आजकल वो डिपार्टमेंट अब नज़र नहीं आएगा आपको। लेकिन फिलहाल सरकार के खाते में ज़रूर ये डिपार्टमेंट है और ये डिपार्टमेंट के लिए पैसा भी दिया गया था, लेकिन इस्तेमाल नहीं हुआ। ये तो जनाब था एक पहलू रिपोर्ट का एक हिस्सा। अब बढ़ते हैं आगे, अब रिपोर्ट का एक और हिस्सा आपको बताते हैं, और ये हिस्सा जो है ये इंतहाई अहम है, क्योंकि इसमें आपको, जैसे मैं कल आपको बता रहा था कि तालमेल नहीं है, तो वो मैंने इसलिए तालमेल कहा गया था कि PMGS और R&B में नहीं है। यहां पर अब खुलकर PSU जितने भी है और सरकार जो है उनके अंदर तालमेल नहीं है, और सरकार जो ऑब्जर्वेशन CAG की तरफ से दी जाती है उनका जो रिव्यू होना चाहिए था वो भी नहीं कर पा रही है। यानी विद इन द सिस्टम भी CAG को सीरियस नहीं ले रहे हैं, और जब CAG की रिपोर्ट आती है, सियासत कुछ दिनों तक आप जरूर देखते हैं, लेकिन अगर उन पॉइंट्स पर PSC के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर काम किया जाता तो शायद बहुत सारी चीजें जो थी वो क्लियर होती। अब मैं इस बात को क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मेजर एम्बैरसमेंट आ गई है जम्मू कश्मीर इंतजामिया के लिए, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट जो लोकसभा के आखिरी दिन टेबल की गई है उसके अंदर पॉइंट आउट आप साफ साफ किया गया। मैंने इसीलिए कहा था कि आप खुद भी पढ़ा करें, डाउनलोड करें इस रिपोर्ट को, तो आपको बड़ी चीजें क्लियर होनी है। उसमें साफ कर दिया गया कि मेजॉरिटी ऑफ द डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिन्हें PSU आप कह रहे हैं, वो ऑडिट ऑब्जर्वेशंस को सीरियस नहीं लेती हैं। जब आप ऑडिट ऑब्जर्वेशन को सीरियस नहीं लेंगी तो इसका मतलब धांधलियां हो रही हैं, इसका मतलब जो खदशात और इबाम और सवाल उठ रहे हैं वो सही है। और जब आप सरकार की एक अथॉरिटी पर ही सही तरीके से नहीं देखेंगे तो आपके सारे निज़ाम में कितनी कमियां होंगी वो साफ नजर आ रही हैं। एक तो ये कहा गया है इसमें, और दूसरा ये कहा गया कि फाइनेंस डिपार्टमेंट जिनके जिम्मे ये है कि वो पब्लिक ऑडिट या जनरल ऑडिट जो पैराज हैं उनकी ऑडिटिंग का मामला रखे, कमेटियों के सुपुर्द करे, उसमें भी वो नाकाम हुई है। और नॉन रिसेप्ट ऑफ रिप्लाईज फ्रॉम डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट की तरफ से वो सीधे सीधे से ये दिखा रहा है कि कितना सीरियस जम्मू कश्मीर इंतजामिया है सोशल, जर्नल, इकोनॉमिक और नॉन PSUs के अंदर। 31 मार्च 2019 तक का हवाला दिया गया है। 23 पैरा प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और सेक्रेटरीज को भेजे गए मुख्तलिफ महकमों के, उनसे ये कहा गया था 23 में से 9 पैराओं का जवाब आया, 23 क्वायरीज गई, 9 क्वायरीज का जवाब आया, बाकी कितनी बची उनका कोई आज तक जवाब ही नहीं आया। सितंबर 2020 तक भी इसका कोई जवाब नहीं आया। 19 का मामला था, 20 तक भी जवाब नहीं आया। इसी तरीके से 495 ऑडिट पैराज जो हैं मुख्तलिफ महकमों के भेजे गए साल 2000 और 2001 के दौरान, एक का मामला था, और ये भेजा गया 15-16 के दौरान। और उन 495 में से 245 ऑडिट पैराज को डिस्कस किया गया PSC के अंदर 31 मार्च 2020 तक। उसके बाद क्या कुछ किया किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो एक्शन टेकन रिपोर्ट हो या दीगर मामले हो, सूरत हाल इंतहाई खराब है। CAG का मानना है कि न तो CAG की क्वायरी रिपोर्ट्स पर जवाब दिया जा रहा है और ना ही पूरी तरह से ऑडिटिंग की जा रही है, जिसकी वजह से काफी खामियां इंतजामिया के अंदर साफ नजर आ रही है। तो ये था आज जनाब CAG की 2 बातें जो हमने आपके सामने रखी हैं और दोनों अहम थी। लेकिन हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं कि आपका बैंक अकाउंट कैसा चलेगा, और अगर आप पेंशनर हैं या दीगर स्कीमों के तहत आपने पैसा जमा किया है तो जो उम्मीद आपकी थी शायद वो पूरी नहीं होगी। बिल्कुल, महकमा वजारत खजाना की तरफ से एक और हुक्मनामा जारी किया गया है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में या जम्मू कश्मीर के अंदर भी खासतौर से इस बार जो तब्दीली होगी उस नई तब्दीली के मुताबिक अब सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर भी या बाकी हिस्सों में वजारत खजाना ने जो नया हुक्मनामा जारी किया उसके तहत पेंशन और सेविंग अकाउंट्स पर गाज गिरी है। चूंकि जो शराय सूद है उसमें 1% से ज्यादा की कमी इस बार सरकार ने कर दी और मरकजी वजारत खजाना ने मौजूदा हालात का हवाला देते हुए इस नए हुक्मनामे को जारी किया है। आपका PPF जो है उसमें भी कमी आई है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो आपके पास है उसमें भी तलवार चली है जी। NSC PPF के साथ साथ जो आपका जनाब किसान विकास पत्र है KVP है उसमें भी कमी आई है शरही सूद के अंदर, और उसके साथ साथ जो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत है उसमें भी कमी आई है। तो ज़रूर लिस्ट को देखिए और फिर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें कितनी कमी आई है। लगभग
1% या 1.5% तक भी शरई सूद में कमी कर दी गई है। और यानी जो एक्सपेक्टेशन आपकी थी कि आप पैसा जमा कर रहे हैं और इतना पैसा मुझे मिलेगा, उसमें सरकार ने ये कमी कर दी और ये कहा कि हमने पहले ही इस बात का अंदेशा दिया था कि निज़ाम को कैसे चलाना है। और इस पर मरकज़ी वजारत ख़जाना की तरफ से जो डिटेल बात सामने रखी गई है, उसमें वायरस और दीगर मामलात को भी जिक्र किया गया है। लेकिन बड़ी खबर ये कि मुख्तलिफ सेविंग स्कीम्स में अब शरई सूद जो है वो घट रहा है और सबसे बड़ी गाज जो गिरी है वो पीपीएफ में गिरी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर आई है, किसान विकास पत्र पर आया है और इस तरीके से और भी जो छोटी बड़ी स्कीमें चल रही थी उन सब पर जो है वो ये इंटरेस्ट को काटने की बात सरकार की तरफ से सामने रखी गई है। तो फिलहाल ये कहा गया कि ये मुकम्मल नहीं है, नेक्स्ट क्वार्टर के लिए देखा जाएगा। फिलहाल इस क्वार्टर में ये फैसला ले लिया गया। तो ये तो बात थी जनाब सरकार की। अब जरा बात आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ और खबरें आपको बताएंगे। 2-3 मिनट के बाद फोन लाइन खुलेंगी, आप और हम बात करेंगे, बराह रास्त मामला उठाएंगे, सरकार के सामने बात रखेंगे आपकी। लेकिन कुछ खबरें और भी है जी आसिफ। बिल्कुल, पैन कार्ड और आधार कार्ड के हवाले से आपके लिए जानकारी है। चूंकि आपको याद होगा पहले ही सरकार ने इनको लिंक करने के लिए एक तारीख तय की थी, लेकिन अब चूंकि डेट खत्म हुई थी और बीच में कोविड की वजह से कुछ कामकाज मुतासिर हुआ था, उसके बाद अब सरकार ने एक और तारीख नई जारी करते हुए अब 30 जून तक मजीद आपको वक्त मिलेगा पैन और आधार कार्ड को लिंक करने का। सरकार ने इस बार जो तारीख थी उसमें तौसी का ऐलान किया है। साथ ही मौजूदा वक्त में जो कोविड-19 की वजह से सूरत हाल रही है और सरकारी दफातर के अंदर जहां पर लोगों को ये लिंक करने का काम आगे बढ़ाना था, इस अमल पर काम शुरू होना था या जारी भी था, काम काफी हद तक मुकम्मल भी हुआ था। जिन लोगों ने अभी तक अपने आधार कार्ड्स पैन कार्ड्स के साथ लिंक नहीं करवाए थे, बाकी डॉक्यूमेंट्स थे, जरूरी दस्तावेजात, उनके साथ आधार और पैन कार्ड का लिंक करने का जो अमल था वो मुकम्मल अगर नहीं हुआ है तो उसमें राहत भरी खबर यह है कि सरकार ने फिलहाल तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। यानी आप आराम कीजिएगा, आराम से कीजिएगा। 30 जून तक अब आप ये दोनों डॉक्यूमेंट जो वो लिंक करवा सकते हैं। और लिंक करने के लिए आपने कहीं नहीं जाना है, अपने मोबाइल पर या लैपटॉप पर खोलिएगा, आधार और पैन को कैसे लिंक करना है उसमें एक लिंक आता है, उसको एक्टिवेट कीजिएगा, डिटेल सबमिट कीजिएगा और आपका ऑटोमेटिकली लिंक होगा। लेकिन जब आप पूरी डिटेलिंग भरेंगे तो उसका ध्यान रखिएगा कि छोटी सी भी गलती एक बड़ी परेशानी के लिए आप दरवाज़ा खोलेंगे, इसलिए एहतियात के साथ सारी डिटेल्स भरिएगा ताकि आपका मामला हल हो सके घर बैठे भी। तो ये तो बात थी जनाब पैन कार्ड और आधार को लिंक करने के हवाले से, क्योंकि काफ़ी परेशानियां कल से लोगों को थी, क्या एक्सटेंड होगा नहीं होगा, रात देर गए वजारत ख़जाना की तरफ से साफ कर दिया गया। अब ज़रा बात किसानों की भी आपके सामने रखते हैं, क्योंकि किसान सरापा एहतिजाज है। और इस बीच खबर यह है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दिया। अब यह कौन सी कमेटी है, तफसील के साथ आसिफ आपको बताएंगे। बिल्कुल, किसान तहरीक की, जहां पर आपको याद होगा कि 4 महीने और तकरीबन 5 से 6 दिन आज हो चुके हैं। किसान तहरीक के दौरान किसान तहरीक का लगातार एहतिजाज जो है चल रहा है। ताहम सुप्रीम कोर्ट ने 3 कानूनों को लेकर कमेटी तश्कील दी थी और तीनों कानूनों को लेकर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी है। और ये 3 कानून जो थे, इनमें फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटी एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। इन तीनों कानूनों पर हुकूमत के खिलाफ एहतिजाज चल रहा है मुख्तलिफ बॉर्डर्स पर और मुख्तलिफ रियासतों के अंदर इस पर हंगामा हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन तीनों कानूनों को देखने के लिए और एक बीच का रास्ता निकालने के लिए किसानों के साथ बात करने के लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी के अंदर भूपिंदर सिंह मान थे, नेशनल प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन, ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी साहब थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट, डायरेक्टर ऑफ सोशल साउथ एशिया इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और उसके साथ साथ अशोक गुलाटी साहब थे, एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर चेयरमैन ऑफ द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, और अनिल गहवात सदर हैं, और उसके साथ कुछ और मेंबर्स को रखा गया था। और इन मेंबर्स को यह काम सौंपा गया था कि आप किसानों के साथ बैठिए, बात कीजिए और तय कीजिए कि हाल कैसे निकाला जा सकता है। उन्होंने बातचीत की है, वक्त लिया है, रिपोर्ट अपनी सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है, देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे करेगा क्या। लेकिन इधर किसानों ने अपने नए प्रोग्राम का ऐलान कर दिया है, पार्लियामेंट तक मार्च होगा और ये मार्च इस बार पुरअमन होगा।
जो 26 जनवरी को वारदात हुई थी वो वारदात ना हो, उस तरीके के इंसिडेंट्स ना हो। एक फुल प्रूफ निजाम के तहत इस बार किसान मार्च करेंगे पार्लियामेंट की ओर और महीना तय कर दिया गया है, मई के महीने में यह मामला होगा। डेट्स आना बाकी है। एक तरफ से मार्च होगा मई के अंदर, दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की है और उसे सबमिट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। देखना होगा सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या कुछ करेगा। चलिए जी, बात जरा आप जम्मू कश्मीर की दोबारा करेंगे। आपको एक पॉलिटिकल खबर भी बताएंगे और उसके साथ साथ फिर आपको बताते हैं कि सोनमर्ग में कल जब मामला सामने आया था उस वक्त एवलांच आया था, तो उस एवलांच के बाद क्या कुछ खबर है उस पर जरूर हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात जरा साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के हवाले से। महबूबा मुफ्ती की तरफ से कल एक के बाद एक ट्वीट किया गया है और उनके पासपोर्ट से मामले को लेकर भी उन्होंने ट्वीट किया। और कल जो खबर सामने आई सरताज मदनी के घर पर आर्मी के छापे की, उस पर भी उनका ट्वीट और रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया है। एक ट्वीट उनका सामने आया जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अगर इंसाफ ना मिले तो लोगों को उम्मीद होती है अदालत की, और अदालत भी इन दिनों किस तरीके से चल रही है किसी से छुपा नहीं है। ये महबूबा मुफ्ती का जुडिशरी पर एक बड़ा सवाल उठाया है उन्होंने अपने ट्वीट में, क्योंकि मामला पासपोर्ट का था। उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी थी, उसे डिसमिस किया गया ये कहते हुए कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है अगर पासपोर्ट दिया गया। उसके रद्द-ए-अमल में उन्होंने ट्वीट किया। उसके बाद दूसरा ट्वीट उन्होंने किया जब आर्मी ने उनके सीनियर लीडर सरताज मदनी के घर पर छापा मारा है एज पर महबूबा मुफ्ती ट्वीट, और वहां पर बहुत तोड़फोड़ की है और काफी कुछ मामला जो है कुछ लोगों की मारपीट हुई है। उसको उन्होंने कहा कि ये वायलेंस है और इथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट की सरीहन खिलाफ वर्जी है, और जो लोग अमन कानून की बातें करते हैं उन्हें देखना होगा कि माहौल किस तरीके का जम्मू कश्मीर के अंदर है। एक तरफ से महबूबा मुफ्ती की यह खबर है और उसके साथ साथ दूसरी बड़ी खबर ममता बनर्जी को लेकर। कोई आए सामने ना आए, लेकिन महबूबा मुफ्ती ममता बनर्जी की कसीदा गोई के लिए सामने आ चुकी है। ममता बनर्जी चूंकि इंतखाबी तशहीर में मसरूफ हैं मगरबी बंगाल के अंदर और 8 मराहिल में इंतखाबात होने हैं, तो कल भी ममता बनर्जी की तरफ से जहां पर तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों को, पहले उन्होंने सोनिया गांधी के नाम खत लिखा, बाकी पार्टियों को भी उसमें उन्होंने गुजारिश की है कि वो आगे आएं और मौजूदा सरकार इस वक्त मरकजी सरकार जो इकदाम कर रही है ये जमहूरी तर्ज अमल के खिलाफ है और इसके खिलाफ सबको एक साथ आने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। जो उन्होंने अपना खत लिखा है सोनिया गांधी के नाम और बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों के नाम, उसके जवाब में महबूबा मुफ्ती की तरफ से यह खत लिखा गया है और उन्होंने शुक्रिया अदा किया है ममता बनर्जी का, तृणमूल कांग्रेस का, कि उन्होंने उन्हें याद किया और मौजूदा निजाम को बेहतर बनाने के लिए अगर पीडीपी को भी कहीं कंसीडर किया जाता है हिज़्ब इख्तिलाफ के अंदर, और जो उनके खदशात हैं मुल्क की सलामती को लेकर, मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है उस पर महबूबा मुफ्ती ने तमाम चीजें इस खत के अंदर ममता बनर्जी के नाम लिखी है। यानी कल जो सोनिया गांधी के नाम खत गया था, बाकी लोगों से जो महबूबा मुफ्ती समेत बाकी जो हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं उनसे एक साथ मिलकर मौजूदा हालात को बेहतर करने की और मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल तैयार करने की, जमहूरी निजाम को जो खतरा है बकौल ममता बनर्जी, उन्होंने इस खत में जिक्र किया था जो सोनिया गांधी के नाम और बाकी लीडर्स के नाम गया था। तो उसके जवाब में पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी खत लिखकर इजहार तशक्कुर किया और उन्हें याद किया गया, इसके लिए भी शुक्रिया अदा किया गया। चलिए जी, अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जरा सोनमर्ग की, क्योंकि खबर इस वक्त इस रास्ते पर आ रही है जो लद्दाख कौमी शाहरा, क्योंकि रात देर के खबर सामने आई थी कि एवलांच आया है और सिनो सुनामी जैसी सूरत हाल वहां पर बनी हुई है, जिस दौरान एक की मौत की खबर आ रही थी और बाद में बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक भी हुई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिसकी मौत वहां पर हुई है ये बीकन का ड्राइवर है। जोजिला पर सफाई के दौरान ये मामला जो है वो सामने आया है और गुलाम रसूल शेख जिसकी उम्र 50 साल बताई जाती है, गगनगिर का ये रहने वाला है, कल एवलांच के अंदर फंसा, जिसके बाद तकरीबन 3-4 घंटे की मशक्क़त के बाद उनकी लाश को वहां पर बरामद कर दिया गया है। 3-4 घंटे की मशक्क़त के बाद बरामद करने के बाद अब जो खबर है वो ये है कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि रात भर इसका पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं। अब हुआ क्यों नहीं, उसकी एक
अलग कहानी है, क्योंकि अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है। और फिर दूसरी बड़ी बात है कि जो रिक्यूजिट गाड़ियां, यानी जो इमरजेंसी में गाड़ियां इस शाहरा पर चाहिए, चाहे वो एम्बुलेंस हो, फायर सर्विस का मामला हो, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का मामला हो, वो सारी चीज़ें नदारत के बराबर है, जिसकी वजह से मकामी आबादी में भी काफ़ी तशवीश की लहर पाई जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि जहां इंतज़ामिया एक तरफ से इस कौमी शाहरा पर गाड़ियों की बर्फानी तोदा गिरने की वजह से जहां पर एक शख्स की मौत हुई है, और इस बीच आपको बताते चलें कि इस इलाके के अंदर गुज़श्ता दिनों ही गाड़ियों की नकलो अमल जो है वो दोबारा देखने को मिली थी। और इस बीच बीकन ड्राइवर जिसकी मौत की खबर है, गुलाम रसूल शेख, 50 साल के करीब इसकी गगनगीर से ये ताल्लुक रखता था। चलिए सीधे इस वक्त हमारे साथ शब्बीर लोन साहब जो प्रेसिडेंट है व्यापार मंडल सोनमर्ग के, हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं फोन लाइन पर। शब्बीर साहब बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। अभी जिस बीकन ड्राइवर की कल हलाकत हुई है गुलाम रसूल शेख साहब की, कब तक एक्सपेक्ट है कि उनका पोस्टमार्टम मुकम्मल हो सकता है? और ये पोस्टमार्टम की देरी जो हो रही है, कल अगर ये दिन शाम गए हुआ था तो लगभग ये रात को ही होना चाहिए था, नहीं हो पाया, तो अभी क्या कुछ सिचुएशन है और क्या कुछ आप इस पूरे वाकये पर कह सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब जी, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपके चैनल के वसाकत से कई बार हमारे मसाइल जो है उजागर हुए हैं। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके चैनल के। और हाँ, आपका जो आपने कहा कि ये जो गुलाम रसूल की कल डेथ हुई है, इसकी कल डेथ वाक़ा हुई है यहाँ दोजिला में, एक भारी भरकम पत्थर आने से इसकी डेथ हुई है। तो पोस्टमार्टम के मुताबिक जो आपने अभी सर कहा कि पोस्टमार्टम इसलिए देर हुआ कि यहाँ फैसिलिटी नहीं है। मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार इसकी तफसील भी दी है कि हमारा जो हॉस्पिटल है, खाली हॉस्पिटल बोर्ड रखा है, वहाँ 2 साल से वार्ड फंक्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर पोस्टमार्टम का उतना अच्छा सुविधा नहीं है। यहाँ ये जो अस्पताल है सिर्फ अस्पताल के नाम से मशहूर है और कुछ नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ एक मामूली सा टेस्ट भी नहीं हो पा रहा है सर। यहाँ लेबर रूम नहीं है, यहाँ एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ वीरान पड़े हुए हैं हम। आपको याद होगा सर 2018 में मैंने यही कहा था कि 1992 की 1952 की ये फिल्म है ब्लैक एंड व्हाइट सोनमर्ग हमें तबाह बर्बाद कर चुका है गवर्नमेंट हो या जो भी है। ये बताइए, अभी जो अस्पताल की कंडीशन है, रात को जब ये इंसिडेंट हुआ था तो क्या उस वक्त डॉक्टर मौजूद नहीं था, अमला मौजूद नहीं था? देखिए सर, डॉक्टर साहब एक यहाँ होता है और 2-3 अटेंड होते हैं यहाँ उनके साथ, लेकिन पोस्टमार्टम जो डॉक्टर साहब करते हैं वो यहाँ नहीं है अवेलेबल, क्योंकि पोस्ट ही नहीं है यहाँ, उनको पोस्ट भी नहीं किया यहाँ। यहाँ एम्बुलेंस जो थी एक्सीडेंट के लिए गेट है, लद्दाख भी है, रोज में रोज बरोज कोई न कभी न कभी हादसा पेश आते हैं। एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है यहाँ। इसी वजह से यही देरी हुई है कि अब तक भी अभी अब पोस्टमार्टम शुरू हो चुका है गुलाम रसूल का। ये बदकिस्मती हमारी है, इस टूरिस्ट प्लेस की बदकिस्मती है, कोई फैसिलिटी नहीं है। कल भी एक और वारदात हुई आग की, फायर सर्विस का अमला नहीं है यहाँ पर। एक और वारदात हुई आपके वसाकत में कहना चाहता हूँ, बार बार हम कहते हैं एक फायर सर्विस की गाड़ी यहाँ नहीं है। अस्पताल में जीरो कह रहा हूँ सर। अगर लेबर पेन को कभी हमारी माँ बहन यहाँ आएगी उसके लिए कोई सुविधा नहीं, उसको कंगन जाना पड़ता है 42 किलोमीटर दूर। ये वीरान पड़ा हुआ है, बिल्कुल सोनमर्ग वीरान पड़ी हुई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बर्बाद की है, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने बर्बाद की है, क्योंकि ये हमारे यहाँ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम यहाँ फाका कशी पर मजबूर हैं, हमें कोई रोजगार नहीं है, 2 साल से बैठे हुए थे, लेकिन अब जब रोजगार चालू हुआ हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है। हम यहाँ बहुत शुक्रिया जी शबीर साहब। ये जनाब खदशात थे व्यापार मंडल सोपोर के सदर शबीर लोन साहब बता रहे थे कि क्यों देरी हुई। अस्पताल है, बोर्ड है, लेकिन जो तिब्बी अमला, नीम तिब्बी अमला होना चाहिए था वो था नहीं, इस वजह से कल ये मामला हो नहीं पाया। और इस वक्त जो है वो पोस्टमार्टम किया जा रहा है और थोड़ी देर में लाश को जो है वो वारसीन के हवाले कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनके आखिरी रसूमात अदा किए जाएंगे। चलिए फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं और थोड़ी देर में कुछ और खबरें भी आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश रहेगी, लेकिन कॉलर्स काफी वक्त से इंतजार कर रहे हैं। जब भी आप कॉल करें तो बराए करम जैसे हर रोज की तरह आप कॉल प्रोग्राम में करते हैं, लेकिन कुछ लोगों की
टीवी सेट्स का वॉल्यूम उसी तरीके से फुल रहता है और यहाँ की आवाज़ वापस जाती है या वहाँ की आवाज़ हम लेट सुनते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी ज़ाया होता है और आपकी बात भी सही तरीके से हम तक नहीं पहुँचती। आज भी अपने जब कॉल कर रहे हैं तो अपनी टीवी सेट्स का वॉल्यूम बहुत कम रखें या बंद रखेगा। पहले कॉलर हमारे साथ हैं, अपना नाम बताएं, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सौदनारा समल से मोहम्मद अल्ताफ। जी अल्ताफ साहब बताएं। बताएं। मैं करे पकने लाइट गुजारिश तुंदिस यत चैनल अगर तुम पन नंबर बह मसलन पे गाँव तेल अंद बोर मे लगे वरी वन चीज मसाइल वन मे तुम गुजारिश करे मे तुम सोजन पन नुमाइंद योर ज़हूर साहब तिमन सत करियो तुम रब्त इंशाल्लाह तिमन तुहद वोनमुत तिम करन तुह सत जरूर कोऑर्डिनेट। ज़हूर अहमद साहब तिमन सत करियो तुम रब्त इंशाल्लाह तिम इन तो जूर सब मे करे तमिस सत कत बह थो तिमन वनित बे तुम करो तिमन सत बे ब्याक मसल बस ब्याक मसल वनियो सोदनार पे सुदुरकूर तहत गसान रोड लिंक रोड बैक टू विलेज गो दो लट गाँव मज दोनवनी लटन थो यह फर्स्ट PRG पे रोड मगर बदकिस्मती सपद्याव न कहें। अच्छा तुम प्रायोरिटी पे थो मगर अप्रूव बैक टू विलेज मज गई गवर्नमेंट हाई स्कूल गई वालिंग अड़ाना ट्रेनिंग तो बाकी गई कह बैक टू विलेज। चलो वह करो इंतजार इंशाल्लाह 9 बजट आव वन तथ मा कह पोस थोमुत बैक टू विलेज खतर कह दह करो इंतजार तम पे वो कि तरक्याती काम कित पे पकन तिज रात वो लेफ्टिनेंट गवर्नर सबन कि यह वरी हसा अहम यथ वरियस मज बदलन वारिया चीज वह बदली क्या इंतजार करो अस। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं। इशफाक भाई, आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं आदि बुशवारा डलगेट से बोल रहा हूँ, बिलाल। जी बिलाल साहब, मेरे 2 सवाल है, प्लीज गौर से सुनिएगा। जी जी बताएं। एक तो ये है कि हमारा तो ये अभी मैं क्या बोलूं आपको 2014 के बाद थोड़ा टूरिस्ट आने लगे हैं इस बार, तो मगर मसला ये है कि ये जो पावर डिपार्टमेंट की आत्मचोली है अपने शेड्यूल से भी ज्यादा अभी पावर कटौती चल रही है। अच्छा जी। जबकि अगर हम देखें इस बार काफी सारी बर्फबारी हो गई है और इस वक्त वाटर लेवल जो है बिल्कुल हाई है जी। तो जो पावर जनरेशन है वो तो बिल्कुल पूरी होगी इस वक्त। अच्छा। मगर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना तंग करते हैं, जबकि इन्होंने होटलों को, बड़े बड़े होटलों को अलग से HT लाइन देके उनको 24 घंटे चला रही है पावर डिपार्टमेंट। ये मैं TRC की बात कर रहा हूँ, जो TRC रिसीविंग स्टेशन है। हाँ जी। अलग से उन्होंने वो केबलें दे दी है होटलों को और होटलों को 24 घंटा पावर, जो कि बाकी आवाम जो है छोटे छोटे गेस्ट हाउस वाले हैं उनको तो पावर अपनी कटौती से भी ज्यादा नहीं आ रहा है, मतलब उससे भी ज्यादा ही कटौती हो रही है। आजकल की मैं बात कर रहा हूँ जी, फीडर 5 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है तो जी। ये हो गया, प्लीज इसमें आप देख लीजिए कि किसी को मतलब बोलिए आपकी क्या मसला है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। चलिए जी एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो। दूसरा सवाल मेरा ये है जी, बताइएगा। हेलो। टीम भेजा था, मैंने आपको कॉल की थी। हमारा जो ये पेडिस्ट्रियन मॉल रोड है सर जी, जो लौड़ा के अंदर आता है, हाँ जी। बिल्कुल खस्ता हाल हो गया है। उसका छोटा सा एक पुल है, जबकि 2-3 हाउस बोट जले थे तो जो फायर सर्विस की गाड़ी है वो उसके ऊपर चढ़ी थी और उसके बीच में गई थी। फिर लोगों ने थोड़ा सा चंदा वंदा करके अपने बलबूते पे उसको ठीक किया और हम जब लौड़ा के पास गए और लौड़ा वाले बोलते हैं कि ये अब हम उसमें ज्यादा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 लाख रुपए लगेगा अगर उसको अच्छी तरीके से ठीक करेंगे। और लौड़ा डिपार्टमेंट कह रहा है, अभी जब हम गए थे वो बोल रहा है कि 2022 के प्रोग्राम में हम इसको रखते हैं। ये मुझे समझ में नहीं आया सर, ये क्या मसला है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए, अपनी बात प्रोग्राम के जरिए इंतजामिया तक पहुंचाने की। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहां से? हेलो जी, नाम बताइए अपना, कहां से? जी मैं फारूक अहमद बात कर रहा हूँ हाथों से। जी फारूक साहब बताएं। सर जी, मैंने आपको पहले भी एक गुजारिश की थी कि वो गोल्डन कार्ड के बारे में आपसे मैंने बोला था कि वो इशू था तो खैबर डिपार्टमेंट की, खैबर हॉस्पिटल के साथ, तो उसका भी मुझे कुछ रेजोल्यूशन पता नहीं चला। अच्छा, ये वो कार्ड वाला मामला जो था। हाँ जी सर। दूसरी बात ये है, हाजेबल एरिया तो लालगंज वाया रूट जो भी वक्त हमारा है
तो उसमें शाम के 7 बजे के बाद कोई गाड़ी हमें मिलती नहीं है। यहाँ पे तो हमें परेशानी होती है, अगर कोई बंदा रात को आना चाहे तो मुश्किल बनती है हमको। 7 बजे के बाद कोई गाड़ी मिलती भी नहीं है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, लेकिन आपको एक जवाब हम ज़रूर देंगे। जो हमारे पास इत्तला है वो ये है कि जो आपने हेल्थ कार्ड और इंश्योरेंस वाला मामला था, उसमें सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है, कई अस्पतालों से ये शिकायतें आ रही हैं। और जब मकामी इंतज़ामिया से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसी कोई शिकायत नहीं है, पैसा हमने दिया है और जो उसमें इलाज होना है, कौन कौन सा होना है, कितना होना है, वो सारा हमने क्राइटेरिया में रखा। और उससे भी कम किसी को है तो तहरीरी शिकायत पोर्टल पर वो डाल दे, हम ज़रूर जो करेंगे। तो हमने तो एक शिकायत डाल दी है, वेट करते हैं कि क्या कुछ होगा उसमें, क्योंकि आप ही की तरफ से किसी ने हमें फीडबैक दिया था, उसको हमने शिकायत बनाते हुए कर दिया है। लेटेस्ट होप्स हो कि कुछ हो, तब जाकर मैं कोई बात आपको कह पाऊंगा कि आप वो करेंगे या नहीं करेंगे। फिलहाल 2 दिन हो गए हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, अर्ज चुम वैश्य कोविड बोर्ड पे मे नाव अब्दुल मजीद। आनंद मजीद साहब वन अचन जनाब मैरिज हाल बनोमुत 2012 मज अहन वनुक टाइम वो तस काम चलान तुज वसादत सत आव अट और टीम तो करो पत क्या गड़बड़ यमो हेल्थ वालों। अच्छा वन खाली बाथरूमन हज यह चालू तजियत खतर खानद्र खतर यह चालू यह JKPCC कर मगर 2012 पे पकान तम सात करो MLA सबन जबरदस्त मदद सागर सबन आज कर हुकामन तान वात सोन इंशाल्लाह जरूर तिमासन बोजान ते जरूर JKPCC के जिम्मेदारन ता वातनाओ यह कि अगर में सोरी गो मुकम्मल सोरी करबू तय वार वार ता हन हन वन बाथरूम आख बनाओ नी करतो मुकम्मल युत जन लुकन मिलहा राहत तुज कत इंतहाई अहम बे शहरी खासुक मामला आसानी युत शहरस मज जाय ती आजकल तीज कह और यह मैरिज हाल तम सात बनाने आमत अथ कॉन्सेप्टस मज युत जन लुकन खर आ शहर अतन हेकन सह इस्तेमाल कर। इंशाल्लाह करो जरूर आसन तिम बोजान तो करो कोशिश तिज नोट्स अंदर ये कत वातनावनस तम। चलिए जी, एक और कॉलर दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, नाम बताएं अपना, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब बस बटगद लाल बाजार पे अहन जनाब अस करो वारे अर्ज कि बटगद लाल बाजार बराबर स्टॉपस तान हालात इस खराब सड़क वन हालात सड़क खराब मैकडमक जरूरत अत कहें जनाब अत खाली गत अगर रूडी ये पे है कि तुम वो अत तम गड गमुत मुश्किल अत दपान अरिस नफरस पकुन और तुम 1.5 किलोमीटर जनाब। बिल्कुल तुज कत सही। लास्ट टाइम ये सात मामलो ओनव नोट्स अंदर तम पत सान टीमन कत कर जिम्मेदारन से तमो वोनमुत कि बजट अप्रैलस मज और थोड़ा गई मौसम बेहतर अस शहर चन वारियन सड़कन मरम्मत करें तथ अंदर करो ये थोड़ा करो तुम सबर में बासान यात रेतस अंदर ये पोस वोस तिम करन काम कार शुरू थोड़ा मौसम तक बेहतर श्रीनगरस अंदर अगर न गो ये तुम रोजो कॉल करान पाओ तुम बेतस कि तुम वाद कोर लुकन वाद कोर यह करो पूरे। इंशाल्लाह उम्मीद कि वैसे पे तथ पे जरूरत क्या तम ब्रोट गि मसला हल। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ, अपना नाम बताएं, कहाँ से? हाँ जी, हेलो जी बताएं। हाँ जी, मैं अमदा कदर जो अमदा कदर से बोल रहा हूँ। ना वन मे नाव फयाज अहमद। जी फयाज साहब वन रोजान अमदा जोन जाहिद पोरा पे अमदा कदम तान निजी रोड टूरिस्ट रोड बिल्कुल अत ये वाल हिस्टोरिकल वाल अत एनकरेजमेंट कर्मुत स्लीपर्स एंड अदर देन स्लीपर्स। अच्छा इस रोड नमक फुट यह गोमुत सिर्फ 2 फुट यह मतलब अत काल वोत एडमिनिस्ट्रेशन मज करो यह करो मगर कमो कर एनक्रोचमेंट गमुत मतलब स्लीपर्स अदर स्लीपर्स। अच्छा यह रोड यह 9 फुट तकरीबन यह 2 फुट सनोमुत आज बनोमुत मकान बनोमुत तीन शाद वुडन स्ट्रक्चर कोविड कंक्रीट तब्दील यह बड़ एरिया सोरी एरिया लाल बाजार इंतजामिया तरफ कह रेस्पॉन्ड तुज अत शिकायत एडमिनिस्ट्रेटर तम लिखान बोन तो दवन दिलो गसान कह एक्शन
चलो इंशाल्लाह गाँव दिलो आज करूँ तो शिकायत अच्छा उम्मीद कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सबन जिम्मेदार सेल यमन यह काम कि तिम बोजान वुचान तिम दिन अत कुन जोन तो वुचन 9 फुट सड़क अगर 12 फुट रूजम यह कम सिंदिस वनस पे गोमुत और यमिस जिम्मेदारी तत एनक्रोचमेंट हटान सह क्या हेकान कर म्यूनसिपल हुकाम क्या खामोश अदर डिपार्टमेंट्स क्या कर और ये सो वत R&B यम डिपार्टमेंट तिम क्या थप कर यह बोड़ सवाल अगर अख डिपार्टमेंट काम कर बेकिस पाने हरकत बड़ परेशानी वन बह क्या कर बह क्या कर त्रयम वन वल बह कर सह बनान तन इलीगल तो मकलावान कार ती तुंदिस अत मामलस मज इंशाल्लाह मे उम्मीद कि इंतजामिक अफसर आसान बोजान और वुचन 9 फुट सड़क अगर 12 फुट तो क्या चलिए जी नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अपना नाम बताएं कहां से। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब बाज मोहम्मद यूसुफ ओगमना टंगवर के पे जी यूसुफ साहब वन जनाब अच्छे गुलमर्ग रोड खसान तथी लिंक रोड नीरान 3 किलोमीटर अहन मैगडम त्रो वार का असल मैगडम 4-5 आन 2018 2019 सर मगर अड़न जाए थोम लोद गाड़ियों नश तोक मैगडम कहें 3 जाए तो सह वार वार षटान सह मैगडम गसान सारी सड़क खराब मेहरबानी कर वन नारे हज जाए क्या थो इथे पे। चलो सटा शुक्रिया कॉल करने में। चलिए जी एक और कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब बहुत अब्दुल मजीद बाईपास गंजवाड़ इस्लामाबाद पे कत पे इस्लामाबाद गंजवाड़ पे ओके ओके वन बाईपास इस्लामाबाद गंजवाड़ पे ठीक है मजीद साहब वन जनाब आज गए तकरीबन 3 वरी पंप शेड बन अच्छा जनाब तकरीबन ये मामूली सैलाब तह सोरे डुबन इस्लामाबाद अत बनो मेन पंप शेड आज गई 2 वरी बन वन पुरसाना के बिल्डिंग बन मगर अत मशीनरी तो न यह पाइप त्रत कह हिसाब अच्छा सिर्फ तो शेड बनवित अहन बिल्कुल शेड योत डिपार्टमेंटन बनो शेड यह तिमन दोन UED बनान अच्छा तो तमें मतलब गो ड्रेन काम सारे UED करान तत बिल्कुल बिल्कुल। चलो इंशाल्लाह मे उम्मीद कि UED जिम्मेदार तिम बोजान यह तुज कत और स्पेशली जिला अनंतनाग की बोड़ इलाक ये पे कत कर यह शेड हन अगर बनो तथ लग तो मशीन हन तथ लग तो पाइप हन तुत लुकन मिले फायदे नत पोस कड़मित तेल यह CAG रिपोर्ट वन तुम अड़ कम कर अड़ त्रावान अति पे वन यह कित पे गज फंडस आसान उम्मीद करो कि UED डिपार्टमेंट वुच पन्निस माथत अमलस कर थोड़ा गेयर अप और वन पोस आमुत यह कि पोस यम फेर UED महकमस पोस यम फेर युत जन लुकन मिल राहत यम बुनियादी सतह पर गम गन। चलिए जी बैक टू बैक 3 कॉल दे दीजिएगा उसके बाद हम कॉल्स का सिलसिला रोकेंगे। बैक टू बैक 3 कॉल दे दीजिएगा। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ जनाब हम यहाँ पिरबाग पे वनान मिलताबाद पिरबाग अहन अपर किन लिंकिंग रोड पकान एयरपोर्टस कुन। अच्छा जी यह बड़ अहम रोड तो मे 3 लटि यह फोन कोर्मुत वुनिक ताम तह यमो HRCC वालों बनो यप ड्रेन बिल्कुल आज ब्रोट 8 वरी मगर सड़क थव खंडराज बन। अच्छा बचन पेवान नेरन वन माह मुबारक अ मशीद नेरन कप नेर। अच्छा तिमन पे सड़क ठीक करें तिमन सिर्फ ड्रेन करें तो सड़क बेकिस महकम सड़क थव तिथे पे खंडराज बन अगर तुम पान सह लिंकिंग रोड ये एयरपोर्टस कुन गसान। अहन चलो इंशाल्लाह जरूर करो कोशिश कि हुकूमत जिम्मेदार आसन बोजान और यह गो यथ वन पॉश कॉलोनी हूं हाल गो गाम एयरपोर्ट रोडस पे सड़क श्रीनगर अफसर आसान वसान खसान और वारिया अफसरों अपर पोकमुत लेकिन तम पे अच बंद। चलिए जी दूसरी कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैं वसीम सुनवार श्रीनगर से बोल रहा हूँ। जी वसीम साहब सर मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपने रिसेंटली प्रोग्राम किया सेव वाटर पे जो वर्ल्ड वाटर डे पे जी, लेकिन हमारी एक गुजारिश है जो हमारा सुनवार इलाका है
यहाँ पे जो पाइप्स है जो पीएचई डिपार्टमेंट की, जिसको जल शक्ति विभाग बनाया गया है जी, वो करीब 80 से 100 साल पुरानी पाइप्स है। अब हालात ये है कि वो पाइप जो है वो जगह जगह लीक कर रही हैं और हमारे जो घर हैं, घरों के नीचे से पानी बह रहा है। अब बार बार जिम्मेदारान अफसरान को भी हमने ये बताया कि इसका नोटिस लीजिए, लेकिन वो टेस्टिंग के लिए आगे बाकी चीजें, लेकिन इस चीज के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है और नई पाइप कोई नहीं लगा रहा है ताकि ये पानी भी बचे और हमारे जो प्रॉपर्टीज है वो भी डैमेज ना हो। चलिए जी, बहुत शुक्रिया जनाब। उम्मीद है कि डिपार्टमेंट के लोग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे कि आखिर क्या मसला है जी। चलिए जी, लास्ट कॉल दे दीजिएगा आज की। हेलो, चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी आप सभी लोगों का कॉल करने के लिए। 10 भी बज रहे हैं, लेकिन चलते चलते जिस खबर से हमने शुरू किया था, कोरोना वायरस वाली खबर से, अभी मुल्क के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है, ये समझना, ये जानना आपके और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एहतियात नहीं बरता तो सूरत हाल ख़राब हो सकती है। ये हम यहाँ पर अफवाह नहीं आपको बता रहे हैं, बल्कि जो मुअल्लिजीन है उनकी मुत्तफ़िका राय यही है कि वैक्सीन कारी के अमल में आप हिस्सा लीजिए, वैक्सीन लगाइए, लेकिन वैक्सीन लगाकर आप ये न समझिए कि अब आप मुकम्मल तौर पर महफूज है, आपको कुछ नहीं हो सकता है, उसके बाद भी कुछ हो सकता है। एहतियात तब तक बरतिएगा जब तक मुकम्मल इलाज ना हो। और क्या कुछ सूरत हाल है इस वक्त, फटाफट से आपको आसिफ बताएंगे और आप ये समझ लीजिएगा जब ये फिगर बताएंगे तो कहां की ओर हम जा रहे हैं। जी आसिफ। बिल्कुल, पिछले 24 घंटों में जो मुल्क के अंदर सूरत हाल रही है, अब तक हर दिन हम कहते हैं 2021 के सबसे ज्यादा केसेस, आज तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए हैं। 3 दिन पहले 68,000 और 2 दिन, पिछले 2 दिन जो गुजरे थे वो थोड़ी से राहत भरे थे क्योंकि 12 और 15,000 का फर्क आया था, केसेस में कम हुए थे। लेकिन आज 24 घंटों में 72,300 से तादाद तजावुज कर गई है कोरोना वायरस के ताजा केसेस की, नए मामले पूरे मुल्क के अंदर। और चंद रियासतें अभी साफो पाक हैं या मुकम्मल तौर पर जहां कोविड के केसेस यूं कह लीजिए ना के बराबर हैं, इसके बावजूद भी 72,000 तक मुल्क इस वक्त पहुंचा है। और 24 घंटों के दौरान ही आज सबसे ज्यादा अमवात हुई है, 450 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले 24 घंटों में, इशफाक, जो अब तक सबसे ज्यादा आदादोशुमार साल 2021 के हैं। यानी अगर आप लास्ट ईयर के जब ये पहले शुरुआत हुई थी, इसी तरीके रमज़ान की आमद थी और इसी तरीके का माहौल बन रहा था, तो इतने ज़्यादा केसेस नहीं थे, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे थे। ये 1 या 11 महीने का वक्त अगर आप निकालेंगे तो बजाय ये कि हम एहतियात बरते, हमने एहतियात को बालाए ताक रख दिया और बाहर आना शुरू कर दिया। और अब ये जो दोबारा लहर आ रही है वो सूरत हाल कुछ इस तरीके की बन रही है। तो फिलहाल आज हमारे साथ बस इतना ही, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने आसपास सभी लोगों का ख्याल रखेंगे, मास्क का एहतमाम करेंगे, सैनिटाइज रखेंगे खुद को और सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे और दूरी मेंटेन करते रहेंगे, तभी जाकर आप और हम इस मुहल्लिक मर्ज से किसी हद तक बच सकते हैं। इस उम्मीद के साथ कि कल सुबह सलाम जेके में 8:35 पर दोबारा होगी मुलाकात। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।